नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। यह है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। ये हाल ही में मतलब दिसंबर 2022 में वहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उन्होंने आते ही कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया है। उसी का नतीजा है कि आज इजराइल में लाखों लोग सड़कों पे हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये जो जुडिशियल ओवरऑल या जुडिशियल रिफॉर्म है इसका। इसी का नतीजा है कि जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल के, उन्होंने इजराइल की सोसाइटी को एट द सिविल वॉर कंसिडर कर दिया है। एग्जैक्टली ये जुडिशियल रिफॉर्म्स जो बेंजामिन नेतन्याहू लाना चाहते हैं वो है क्या। सेकंड, हम लोग डिकोड करेंगे कि गवर्नमेंट को क्यों ये रिफॉर्म्स लाना पड़ा। और थर्ड, इसके अगेंस्ट एग्जैक्टली प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। आज के सिंपली एक्सप्लेन में हम लोग डिकोड करेंगे इन्हीं बातों को। तो लेट गेट स्टार्ट। न्यूज में क्यों है, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 7 महीनों से इजराइल में जो इजरायली लोग हैं वो लगभग लाखों की संख्या में आपको सड़कों पे नजर आएंगे। क्योंकि तो हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, उन्होंने एक जुडिशियल रिफॉर्म लाया है। और वो रिफॉर्म ये है कि उसकी वजह से जो जुडिशियरी है या रादर सुप्रीम कोर्ट है वहां का, वो वीक होने वाला है। और उसका जो फर्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, मतलब एक पार्ट जो है उस रिफॉर्म का, वो ऑलरेडी पास हो चुका है। जिसकी वजह से जजेस की जो पावर थी कि गवर्नमेंट की डिसीजंस जो अनरीजनेबल ग्राउंड पे की गई थी उसको स्ट्राइक डाउन कर दे, उस पावर को हटा दिया गया है। मतलब अब गवर्नमेंट या अदर सुप्रीम कोर्ट या जजेस गवर्नमेंट के डिसीजन को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। आपको बता दूं कि इजराइल की जो पार्लियामेंट है, जिसे नेसेट भी कहते हैं, ये कुछ इस प्रकार से है जो जेरूसलम में है। इसका जो नाम है वो है नेसेट। जैसे हमारे यहाँ पे संसद होता है, वैसे ये नेसेट है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब सिंगल हाउस है, सिंगल सदन है, एक ही सदन है। हमारे यहाँ जैसे लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, वैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक ही सदन है। और इजराइल पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करें तो इजराइल में 120 सीट है इस नेसेट में। और पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो इजराइल में अभी तक एक भी गवर्नमेंट मेजॉरिटी से नहीं फॉर्म हो पाया है। उनको कोalition फॉर्म करना ही पड़ता है। जैसे कि अभी जो फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू का स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए। आउट ऑफ 120 उनके पास 64 सीट्स की बैकिंग है। और वो खुद जो लिकुड पार्टी से आते हैं उनको उनके पास सिर्फ 32 सीट्स अवेलेबल है। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इजराइल के पार्लियामेंट का। अब एग्जैक्टली ये जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या है, इनमें 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ये जो बिल है या जो रिफॉर्म आने वाला है, इससे होगा क्या कि पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी कैन ओवरटर्न द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। मतलब वहां की जो हायर कोर्ट है उनके डिसीजन को पार्लियामेंट सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से ओवरटर्न कर सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ, 120 में से 61 पीपल्स ने अगर वोट कर दिया तो वो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का रहेगा वो खारिज हो जाएगा। अब अगर आपको दिखा दो तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी नेतन्याहू गवर्नमेंट के पास 64 मतलब मेजॉरिटी है, तो ये एब्सोल्यूट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन नल और वाइड होने ही वाले हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई वैल्यू नहीं बचेगा। दूसरा जो रिफॉर्म है वो इंपॉर्टेंट बनता है कि पार्लियामेंट फाइनल से रहेगा सिलेक्शन ऑफ द जजेस। मतलब आपकी जो सिस्टम देखी जाए तो वहां पे एक कमिटी होती है जहां पे प्रोफेशनल्स, पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स और कुछ जजेस, ये तीनों मिला के फैसला करते हैं कि जज कौन बनेगा। लेकिन अब जो रिफॉर्म्स आएंगे, जुडिशियल रिफॉर्म्स जो आने वाले हैं, उसमें पार्लियामेंट का मेजर से रहेगा या फाइनल से रहेगा कि जुडिशियली या रादर जजेस अपॉइंटमेंट में। और थर्ड, जो मैंने ऑलरेडी दे दिया है आपको कि यह बिल ऑलरेडी पास हो चुका है,
हाल ही में मतलब 24 जुलाई को, जिससे जो टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी थी, जिसके ऊपर वहां की सुप्रीम कोर्ट काम करती थी, वो खारिज कर दी गई है। और उसका नतीजा ये होगा कि गवर्नमेंट के डिसीजन को अब सुप्रीम कोर्ट वहां पे खारिज नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ अनरीजनेबल डिसीजन। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिफॉर्म है, और इन्हीं का नतीजा है कि आज वहां पे लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को क्या जरूरत थी कि ये रिफॉर्म्स लाए गए? अब गवर्नमेंट ने उनके सपोर्ट में कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि दे परस्यूड जुडिशरी एज अ लेफ्ट लिनिंग। आपको बात बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू एज एन प्राइम मिनिस्टर ये राइट विंग को सपोर्ट करते हैं। और इसी का नतीजा है कि दे थिंक दैट जो जुडिशरी है, हाल ही की जुडिशरी वहां की, वो लेफ्टिस्ट या रादर लेफ्ट की तरफ लीन हो चुकी है। उसके अलावा उनका कहना है कि पब्लिक जो है, उन्होंने जुडिशियरी से फेथ लूज कर दिया। थर्ड उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि कुछ जो जुडिशियरी के डिसीजंस थे, खास करके सोशल रिफॉर्म्स लाइक एलजीबीटीक्यू, वो उनको वो ओवरटर्न करना है। और कुछ क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि हाल ही में नेतन्याहू के ऊपर एक करप्शन का बहुत बड़ा ट्रायल चल रहा है, और उसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए गवर्नमेंट का से जुडिशियल रिफॉर्म्स में बढ़ाने के लिए ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं। तो ये ओवरऑल आर्ग्यूमेंट है क्रिटिक्स और गवर्नमेंट की तरफ से फॉर हैविंग एन रिफॉर्म। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोटेस्ट क्यों? क्रिटिक्स मानते हैं कि ये जो हाल ही की टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी है, अगर ये हटा दी जाए तो गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी डिसीजन लेगा, कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ ये चला जाएगा। और अगर आपको बात बता दूं तो वेस्ट जो है, खास करके वेस्टर्न कंट्री जो है, वो इजराइल को द ओनली डेमोक्रेसी इन द अरब वर्ल्ड कहती है। तो अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें आर्बिट्रेरी डिसीजन को कोई वैल्यू नहीं बनती है। और अगर ये टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी चली गई तो फिर गवर्नमेंट अपने डिसीजन खुद ले सकता है, और उनके डिसीजन फाइनल रहेंगे। उसके अलावा वो अपॉइंटमेंट खुद कर सकते हैं, और ये सब करप्शन के लिए ओपन डोर कर देगा, या करप्शन बढ़ते जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि सिलेक्शन ऑफ द जजेस में फाइनल से पार्लियामेंट का रहेगा, तो वो अपने बंदे या अपने क्रोनीज वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं टू इन्फ्लुएंस द जस्टिस सिस्टम एट एन ओवरऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स है टू वीकन द चेक एंड बैलेंस। रिमेंबर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट बेडरॉक प्रिंसिपल होता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम। मतलब जो भी ऑर्गन्स है डेमोक्रेसी के, या रादर पार्लियामेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं, ताकि एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाए, जो कि हाल इंडिया में भी दिखता है। मतलब गवर्नमेंट ने या रादर एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऐसे ऑर्डर पास कर दी, तो जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट वहां पे इंटरवेन करता है और वो ऑर्डर को खारिज कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंडिया में लगभग फाइनल माना जाता है। और ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम इंडिया में अवेलेबल है। लेकिन अगर इसराइल की बात की जाए तो ये रिफॉर्म्स अगर इंप्लीमेंट हो गए तो ये जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, ये हट जाएगी या वीक हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि गवर्नमेंट अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चला जाएगा। और इसी का नतीजा है कि उनके जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे, बिनी गाट्स, उन्होंने वार्निंग दी है कि ये सोसाइटी जो है, इजराइल सोसाइटी, ये सिविल वार की तरफ बढ़ रही। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो सिर्फ ये जुडिशियल रिफॉर्म के अगेंस्ट नहीं है। कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये जुडिशियल रिफॉर्म को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लियर कट डिवाइड इस सोसाइटी के बीच में, मतलब इसराइल में, दिख रहा है। और इसी का नतीजा है कि ये जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे बेनी गंट्स, इन्होंने ये वार्निंग दी है कि कहीं ना कहीं इसराइल की सोसाइटी अब सिविल वार की तरफ बढ़ रही है। तो ये ओवरऑल सिनारियो है इसराइल के जुडिशियल रिफॉर्म्स का। ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। इसके अलावा अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम, why it is important and
वाई जुडिशियल सुप्रीमसी इज इम्पोर्टेंट, ये सब चीजों पे ये फोकस करता है। आई होप ये जो वीडियो है ये आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ सिंपली एक्सप्लेन। टिल देन टेक केयर।